नेक्स्ट टॉपिक जो हम देखेंगे वो है हमारा वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सी एंड लेवल प्रेशर। तो इसके लिए हमारे पास कुछ टर्म्स हैं, पहले हम वो डिफाइन करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे। अब वर्टिकल हमें पता लग गया, हॉरिजॉन्टल लेवल की जो विंड्स है वो ज़्यादा इफेक्टिव हैं, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल लेवल में विंड्स जब चल रही हैं तो वो ऑल ओवर द वर्ल्ड चलती हैं, क्योंकि अर्थ रोटेट कर रही है, तो उनके उसके तरफ विंड्स भी मूव कर रही हैं। तो जो विंड्स चल रही हैं जब, तो जहाँ पे जैसे अर्थ के सरफेस पे जहाँ जहाँ टेम्परेचर सेम होता है, जब हम उन पॉइंट्स को कनेक्ट करते हैं जो उससे लाइंस फॉर्म होती हैं, तो उनको बोलते हैं हम आइसोबार्स। जैसे कोई रीजन है, जैसे चाइना, अपर एशिया या मिडल एशिया लेते हैं, अगर वहाँ पे एक पॉइंट पे हाई प्रेशर है सेंटर में, लेट्स से सेंटर में हाई प्रेशर है, अब इसके जो सराउंडिंग जो ये पॉइंट है, लेट्स से नियर पॉइंट, वहाँ पे भी हाई प्रेशर है वहाँ पे, पर इससे कुछ कम है, सेंटर में सबसे ज्यादा हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर हाई प्रेशर हाई प्रेशर हाई प्रेशर हाई प्रेशर यहाँ पे। अब इन पॉइंट्स को अगर हमने ज्वाइन किया तो ये होता है आइसोबार, इसको हम डिफाइन करते हैं आइसोबार्स, द पॉइंट ज्वाइनिंग द सेम इक्विवेलेंट प्रेशर। तो इसी तरीके से हमारी काफी सारी लाइंस क्रिएट होती हैं इक्विवेलेंट प्रेशर की, कि यहाँ यहाँ पे इस लाइन के आइसोबार पे हमारा प्रेशर सेम है, और जैसे जैसे हम कॉन्सेंट्रिकली अंदर बढ़ते जाएंगे वो प्रेशर वहाँ पे इंक्रीज होता जाएगा, अब वो बेशक हाई प्रेशर हो या फिर लो प्रेशर हो। तो जैसे जैसे अगर अंदर की तरफ लो प्रेशर है, तो जैसे जैसे अंदर हम जाते जाएंगे इन सर्कल्स के, इन आइसोबार्स के अंदर, तो वहाँ पे प्रेशर लो प्रेशर बढ़ता जाएगा। अब क्या होता है कि ये जो प्रेशर है ये हमारा सीजनली भी चेंज होता है। जैसे कि अगर हम वर्ल्ड को कंसिडर करें तो हाई प्रेशर, अगर चाइना में हाई प्रेशर यहाँ अगर क्रिएट होता है, बट जब ये हमारी बात है जनवरी के विंटर्स के आसपास की हाई प्रेशर, तो जब हमारी विंड्स मूव करती हैं वो फॉर हमारी मिडल एशिया, ये हम मिडल एशिया की बात कर रहे हैं, मिडल एशिया की बात कर रहे हैं, लाइक चाइना, और यहाँ पे अगर हमारा ओशियन है, ये ओशियन है हमारा, तो कंपैरेटिवली हाई प्रेशर के कंपैरेटिवली तो यहाँ पे लो प्रेशर है, तो विंड्स हमारी कैसे मूव कर रही है, वो ऐसे मूव कर रही है, डाउनवर्ड साउथवर्ड्स मूव कर रही है। बट ये तो हमारा केस है जनवरी का। अब जैसे ही हमारे सीजनल चेंज आए, जैसे समर्स आए या फिर मंथ ऑफ जुलाई, तो क्या होता है यहाँ पे जो हमारा ओशियंस है वहाँ पे हमारा ये अभी यहाँ पे लो प्रेशर था, जो हमारा जुलाई का मंथ आता है अप्रोक्सीमेटली, तो यहाँ पे हमारा हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा वार्म जो जैसे सनलाइट जब बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो हीट पड़ने की वजह से वहाँ पे यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट हुआ। अब हाई प्रेशर क्रिएट हुआ और इसके कंपैरेटिवली फिर यहाँ पे हमारा लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है मिडिल एशिया में। तो ये हमारी जो विंड्स होती हैं उस टाइम पे ऐसे मूव करती हैं अपवर्ड। इसका सिर्फ इसी का यही कंसेप्ट है, इसी का रीजन है कि इंडिया का जो क्लाइमेट है वो मॉनसून है, क्योंकि वहाँ पे ये जो विंड्स, जो साउथ वेस्ट विंड्स हैं, ये एकदम से सडन चेंज होती हैं ड्यू टू चेंज ऑफ प्रेशर रीजन, और फिर इसलिए यहाँ से हमें विंड्स की डायरेक्शंस चेंज होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि हर जगह की डायरेक्शन अपनी फिक्स है, काफ़ी सारे फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं कि डायरेक्शन कैसे चेंज हो रही है विंड्स की, उनकी वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है विंड्स की, तो ये सब। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग विंड वेलोसिटी। तो अभी हम उसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं।
फैक्टर्स अफेक्टिंग विंड वेलोसिटी। जो वेलोसिटी को विंड, ठीक है, हाई प्रेशर लो प्रेशर क्रिएट हुआ, विंड प्रेशर का वेरिएशन, अब उनकी वजह से विंड जनरेट तो हो गई, विंड क्रिएट तो हो गई, बट उसके बाद उसके मूवमेंट के लिए भी तो मूवमेंट हो रही है, तो उस मूवमेंट वो किस किस चीज़ों से अफेक्टेड है, तो उसके बारे में हमारा ये टॉपिक है। तो इसमें जो मेन 3 फोर्सेस आते हैं, वो 3 फैक्टर्स हैं, वो है हमारा एक प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, pressure gradient force, pressure gradient force। सेकेंड है हमारा फ्रिक्शनल फोर्स, थर्ड है हमारा कोरोलिस फोर्स। तो ये हमारे 3 फैक्टर्स होते हैं जो विंड की वेलोसिटी को इफेक्ट करते हैं। तो हम देखते हैं प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, ये कैसे इफेक्ट करता है फोर्स को। जैसे क्या होता है कि जब कहीं पे भी हाई प्रेशर क्रिएट होता है और कहीं लो प्रेशर क्रिएट होता है, तो अब जब एक फोर्स लगता है जिसकी वजह से विंड मूव करती है, जो कि जैसे ये हमारे आइसोबार्स है हाई प्रेशर के, ये हमारे लो प्रेशर के आइसोबार्स हैं। तो इन बार्स के जो परपेंडिकुलर फोर्स लगता है यहाँ से यहाँ तक लाने में उन विंड्स को, वो हमारा जो होता है, वो जो फोर्स है हमारा, उसका नाम है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। इट इज बेसिकली डिफरेंस इन प्रेशर विद डिस्टेंस। जैसे जैसे प्रेशर का कितना डिफरेंस आता जा रहा है, जैसे जैसे हम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, तो ये होता है हमारा प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। जो हमारा सेकंड है, वो है हमारा फ्रिक्शनल फोर्स। अब जैसे जब विंड सरफेस के पास घूम रही होती है, जब सरफेस के बिल्कुल पास चल रही होती है, तो काफी सारे फैक्टर्स होते हैं जो उसको रोकना चाह रहे होते हैं। जैसे रॉक्स हो गए बड़े बड़े, या फिर ट्रीज, या फिर बिल्डिंग्स। वो क्या होता है, लैंड के जब पास, सरफेस के पास जब विंड फ्लो करे, तो ये सारी चीजें उस विंड की वेलोसिटी को रोकते होते हैं। तो इसीलिए फ्रिक्शनल फोर्सेस बेसिकली 1 to 4 किलोमीटर तक फ्रिक्शनल फोर्स इफेक्टिव होते हैं। अब जितना ज्यादा प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स होगा, उतना ही ज्यादा विंड की वेलोसिटी होगी। ठीक है, जितना ज्यादा मतलब यहाँ पे जितना ज्यादा फोर्स होगा, वो उतनी ही तेज विंड को, क्योंकि डिफरेंस बेसिकली जितना ज्यादा होगा, उतना ही ज्यादा उसमें फोर्स डेवलप होगा, और फोर्स जितना डेवलप होगा, वो उतना ही ज्यादा विंड को इफेक्ट करेगा। तो PGF is directly proportional to wind velocity। अब थर्ड जो हमारा पॉइंट है, जो हमारा थर्ड फैक्टर है, वो है कोरोलिस फोर्स। अब कोरोलिस फोर्स होता है क्या? चलो ठीक है, हमने ये तो समझ लिया फ्रिक्शनल का, जैसे फ्रिक्शन का मतलब से ही समझ में आ रहा है कि कोई चीज रोक रही है। फ्रिक्शन का मतलब होता है रोकना बेसिकली, तो उससे। बट कोरोलिस से क्या समझते हैं? जैसे हमें पता है कि अर्थ रोटेट कर रही है, तो अर्थ के रोटेशन की वजह से जो फोर्स लग रहा है, वो हमारा कोरोलिस फोर्स होता है। तो इसका जो कॉज, वो क्या है बेसिकली? रोटेशन ऑफ अर्थ। ठीक है, रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से जो फोर्स लग रहा है, दैट इज कोरोलिस फोर्स। और जैसे कोरोलिस फोर्स इक्वेटर पे 0 होता है,
क्रॉलिस फोर्स जो हमारा इक्वेटर पे बिल्कुल ही जीरो होता है, जीरो होता है। अब जैसे जैसे हमारी कहते हैं जैसे जैसे हमारी प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स बढ़ता है, जैसे यहाँ पे लिखा है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स बढ़ा, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स बढ़ने की वजह से वहाँ पे विंड वेलोसिटी बढ़ती है। अब क्रॉलिस फोर्स का काम क्या होता है? हमने ये तो देख लिया कि वो रोटेशन, अर्थ रोटेट कर रही है, घूम रही है, इसकी वजह से लगता है, पर उसका काम क्या है? तो क्रॉलिस फोर्स का काम यही है कि वो क्या करता है, जो विंड की डायरेक्शन है उसको बेसिकली टर्न कर देता है, उसको 90 डिग्री से टर्न कर देता है। जैसे ये विंड है, जैसे ये विंड चल रही है यहाँ से हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, अब यहाँ पे जो क्रॉलिस फोर्स लगेगा तो ये विंड राइट या फिर लेफ्ट, जिस तरफ भी क्रॉलिस फोर्स लगेगा वो उस तरफ को मूव कर जाएंगी। तो ये हमारा क्रॉलिस फोर्स का काम होता है, टर्निंग द विंड्स, टर्निंग विंड्स 90 डिग्री, टर्निंग विंड्स 90 डिग्री। तो क्रॉलिस फोर्स का काम यही होता है। अब जो हाँ, क्रॉलिस फोर्स हमें पता है इक्वेटर पे जीरो होता है, तो इसकी जो इसका जो इफेक्ट इन तीनों का, उनसे हम देखते हैं साइक्लोनिक सर्कुलेशंस कैसे होते हैं। साइक्लोन्स बेसिकली आते कैसे हैं? साइक्लोन्स का मतलब वही है कि जैसे वहाँ पे एयर गोल गोल घूमना शुरू हो जाती है, मतलब विंड स्ट्रेट ना बह के, जैसे अभी यहाँ पे स्ट्रेट बह रही थी, स्ट्रेट ना बह के वो राउंड सर्कुलर मोशंस में घूमने लग जाती है। अब इसका जो एक फैक्ट है या फिर जो एक वो है, वो ये है कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जो क्रॉलिस फोर्स लगता है वो राइट में लगता है, राइट डायरेक्शन में लगता है, और सदर्न हेमिस्फेयर में जो फोर्स लगता है वो लगता है लेफ्ट डायरेक्शन में। तो अगर हम उसका ब्रॉड डायग्राम देखें, इसके बारे में ब्रॉड देखें, तो हमें पता है जहाँ पे भी हाई प्रेशर होता है वहाँ पे क्या होता है, वहाँ से विंड डाइवर्ज हो रही होती हैं, मतलब डाइवर्ज के मतलब वहाँ से निकल रही होती है, वहाँ से फैल रही होती हैं। तो अगर हम लेट्स से ये हमारा डिवीजन है, ये हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है और ये हमारा सदर्न हेमिस्फेयर है। अब यहाँ पे अगर हमारा सेंटर में क्रिएट हो गया क्या, हाई प्रेशर क्रिएट हो गया लेट्स से, अब सेंटर में हाई प्रेशर क्रिएट हुआ था, अब यहाँ पे विंड्स क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है, यहाँ से विंड्स डाइवर्ज होंगी। और अब ये तो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स था, अब यहाँ पे लगा, अगर क्रॉलिस फोर्स लगा तो उससे क्या इफेक्ट पड़ा? हमें पता है कि क्रॉलिस फोर्स लगने से वो राइट में मूवमेंट करा देता है, तो राइट में मूव कराना यानी इस वाले फोर्स का राइट क्या होगा, ये, इस वाले फोर्स का क्या होगा राइट, ये, इसका ये, इसका ये। तो ये क्या हो गया, बेसिकली ये क्लॉकवाइज मूव करा रहा है। देखो यहाँ से अगर डॉटेड ये ज्वाइन किया जाए तो ये बेसिकली क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज साइक्लोन है। अगर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में हमारा हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर रीजन, तो वहाँ पे हमारे क्लॉकवाइज साइक्लोन्स आएंगे। और अगर वहाँ पे लेट्स से अगर हमारा लो प्रेशर है, तो लो प्रेशर से हमारी विंड्स क्या होती है, हमारा जो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स होता है वो कन्वर्ज होता है, तो कन्वर्ज हो रहा है ऐसे। अब हमें पता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में राइट ही मूव करेगा, चाहे वो लो प्रेशर हो या हाई प्रेशर। अब लो है तो राइट में इसका राइट ये हुआ, इसका राइट ये हुआ, इसका राइट ये हुआ और इसका राइट ये हुआ। और ये क्या हमारा डायरेक्शंस है, ये हमारी एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलेशंस है, एंटी क्लॉकवाइज साइक्लोन्स बेसिकली, सर्कुलेशन साइक्लोन्स।
अगर हम इसी तरीके से अगर हम हाई प्रेशर की अगर लो प्रेशर अगर हम नीचे बात करें सदर्न हेमिस्फीयर में, तो अगर विंड्स लो प्रेशर में, विंड्स का पता है कि विंड्स क्या होती हैं, कन्वर्ज हो रही होती हैं। कन्वर्ज मतलब आके मिल रही होती हैं। और यहाँ पे हमें पता है सदर्न हेमिस्फीयर में हमेशा लेफ्ट फोर्स लगता है, कोरोलिस फोर्स लेफ्ट की साइड लगता है। तो इसका लेफ्ट क्या हुआ, ये, इसका लेफ्ट हुआ ये लेफ्ट, एंड इसका लेफ्ट ये। तो ये इसकी मूवमेंट क्या हो गई, क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो सदर्न हेमिस्फीयर में अगर लो प्रेशर रीजन है और वहां पे विंड्स कन्वर्ज हो रही हैं, तो उनकी साइक्लोन की मूवमेंट क्या है, साइक्लोन की मूवमेंट है क्लॉकवाइज, साइक्लोन वहां जनरेट होता है। तो ये हमारा था कि कोरोलिस फोर्स कैसे कैसे इफेक्टिव है इसके विंड्स की वेलोसिटी और विंड्स की डायरेक्शन को कैसे कैसे इफेक्ट कर रहा है। एक और चीज है कि जैसे हमने डायरेक्शन तो देख ले कैसे कैसे कोरोलिस फोर्स उसको इफेक्ट कर रहा है, बट जितना ज्यादा यहाँ पे प्रेशर का वेरिएशन होगा उतनी ज्यादा विंड की वेलोसिटी होगी, ये तो फॉर श्योर है। अब अगर हम बात करते हैं इसकी इक्वेटर की, इक्वेटर पे पता है हमें, हमारा जो इक्वेटर पे कोरोलिस फोर्स होता है वो हमारा 0 होता है। अब इक्वेटर पे अगर हम कोरोलिस फोर्स हमारा 0 है, तो वहाँ पे जो विंड्स होती हैं वो एकदम परपेंडिकुलरली मूव करती हैं, मतलब उनमें कोई डिफ्लेक्शन तो होता ही नहीं है, क्योंकि कोरोलिस फोर्स यहाँ पे हमारा एब्सेंट है। तो हमारी जो विंड्स हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट मूव करेंगी। तो वो हमारी हो गई, ये हो गई हमारी परपेंडिकुलर विंड्स हो गई। अब जैसे और एक और बार, जहाँ पे हमारे आइसोबार्स बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं, जैसे ये आइसोबार्स हैं हमारे हाई प्रेशर के और ये आइसोबार्स हैं हमारे लो प्रेशर के। तो विंड्स हमारी बेसिकली कैसे मूव करेंगी यहाँ से, वो हमारी विंड्स, अब जैसे ये तो हो गए हाई प्रेशर लो प्रेशर, पर ये हम बात करें कुछ एरिया अबव, मतलब वहाँ पे सरफेस से कुछ किलोमीटर अबव ऊपर जाके बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हाई प्रेशर है, यहाँ पे लो प्रेशर है। अब इतना ऊपर अगर हम चले गए तो वहाँ पे ये जो सेकेंड फोर्स है हमारा फ्रिक्शनल फोर्स, ये तो खत्म हो जाएगा ऊपर जाने की वजह से। तो इसको खत्म होने की वजह से क्या होगा कि जो हमारी विंड्स होंगी वो हमारी कैसे मूव करेंगी, आएंगी ऐसे प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स की वजह से, बट देन वो फिर मूव कैसे करेंगे, हमारी जो फाइनल मूवमेंट होगा उनका वो होगा ऐसे, क्योंकि यहाँ पे हमारा कोरोलिस फोर्स इनको डिफ्लेक्ट कर देगा। तो इनकी जो डायरेक्शन होगी ये बिल्कुल परपेंडिकुलर पैरेलल टू आइसोबार्स हो जाएगी, आइसोबार्स। और ऐसे विंड्स को, जो विंड्स बिल्कुल पैरेलल फ्लो करती हैं, आइसोबार्स के बिल्कुल पैरेलल फ्लो करती हैं, उनका नाम होते हैं जियोस्ट्रोफिक विंड्स। इन जियोस्ट्रोफिक विंड्स मतलब कि फ्रिक्शन फोर्स इज एब्सेंट। ओके, तो ये था हमारा जो फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं हमारी विंड्स की मूवमेंट को, विंड्स की डिफ्लेक्शन को, उसकी वेलोसिटी को।